हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है हमारे ओआर सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये क्वेश्चन इसमें से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है जनरली अप्लाई कहाँ की जाती है, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें, सपोज एक कंपनी के या एक फैक्ट्री के अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसने अपना जो माल है वो अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। वो किस तरीके से या किस प्लांट से किस डेस्टिनेशन तक अपना माल पहुंचाए ताकि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, अदर वर्ड्स में बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो क्वेश्चन दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगी, वो किस तरीके की होगी, उसके अंदर क्या क्या हमें चीज़ें एलिमेंट्स जो है वो दिखेंगे। सबसे पहले अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें दिखेगा प्लांट, या फिर अगर हम बात करें सोर्सेस जहाँ से हमें अपना माल पहुँचाना है, या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें एक फैक्ट्री की ब्रांचेस, एक फैक्ट्री के प्लांट्स। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो हमारे पास 3 प्लांट्स अवेलेबल हैं। इधर हमें दिखेगा डेस्टिनेशन यहाँ पे हमारे पास 3 डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब एक कंपनी ने अपना माल कहाँ पहुंचाना है, दैट इज W1, W2 और W3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ हमें दिखेगा डिमांड, कि डिमांड जो है, जैसे W1 है, W1 की डिमांड कितनी है, W2 की कितनी डिमांड है, W3 की कितनी डिमांड है। इट मीन्स इनको कितना कितना वेयर हाउसेस को, डेस्टिनेशंस को रिक्वायर्ड है। यहाँ हमें दिखेगा सप्लाई मतलब अवेलेबिलिटी कि प्लांट 1 के पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है, प्लांट 2 के पास कितने हैं, प्लांट 3 के पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो है, अगर हम इन तीनों का टोटल करें, इन तीनों का और इन तीनों का, ये सेम होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रॉब्लम है उसका आगे हम फर्दर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये सेम होगा मतलब सब टोटल जो सप्लाई है और टोटल डिमांड जो है वो इक्वल होगी, इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर ये सेम नहीं होगा तो हमें जो है इसमें डम्मी ऐड करना पड़ेगा उसको, या फिर अगर हम कहें तो ये ऐसी प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है। उसके बाद आगे हम फर्दर लेक्चर्स में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो बीच के एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, ये बीच के एलिमेंट्स क्या है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये बात याद रखना कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है। इट मीन्स अगर एक यूनिट सप्लाई करते हैं, प्लांट 1 वेयर हाउस 1 को सप्लाई करता है, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी दैट इज 7 रुपीज। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं हमें रुपीज में है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट मतलब रुपीज की हम बात कर रहे हैं। अगर सपोज 2 यूनिट सप्लाई करता है तो इट मीन्स प्लांट 1 W1 को 2 यूनिट सप्लाई करता है, तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 14 रुपीज इसको कॉस्ट पड़ेगी। इट मीन्स हम कहें ये वाली जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आपकी शो हो रही है, और ये वाली जो है ये हमें यूनिट्स में है, क्योंकि ये हमारे यूनिट्स हैं। डिमांड और सप्लाई की हम बात करें तो इट मीन्स ये हमारे यूनिट्स हैं। अभी हमने देखा कि प्रॉब्लम किस तरीके की होगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे हमें फर्दर चलने से पहले हमें पता होने चाहिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, तभी हम आगे इसका फर्दर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किस तरीके का होता है, सॉल्यूशन बच्चे होता है, 2 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं हमारे बेसिकली। फर्स्ट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हम कह देते हैं कई बार IBFS, ऐसे भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ। सेकेंड हम बात करते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमने कहा कि 2 तरीके का जो है वो सॉल्यूशन हम निकालते हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज के ऊपर निकाला जाता है। स्टार्टिंग में हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमने उसका सॉल्यूशन निकाला IBFS लगा के, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से हमने उसका सॉल्यूशन निकाला।
अब जरूरी नहीं है, ऑप्टिमम सोल्यूशन की अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला वो हमारा सोल्यूशन करेक्ट सोल्यूशन होगा। इट मीन्स करेक्ट सोल्यूशन होगा, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा सोल्यूशन आया, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज अ सोल्यूशन आई वो मिनिमम होगी। हो सकता है उससे भी कोई मिनिमम कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, तो वो हम टेस्ट करेंगे आगे फर्दर। कैसे टेस्ट करेंगे? हम कुछ ऑप्टिमम टेस्ट लगाएंगे, ऑप्टिमम टेस्ट लगाने के बाद हम ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब है सोल्यूशन जो है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकालना होता है, तो सबसे पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगाने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हमने यहाँ निकाला था वो क्या ऑप्टिमम है या नहीं है, वो ऑप्टिमम टेस्ट लगा के हमें निकाला था। अब बात करते हैं आज के लेक्चर के अंदर इसकी हम बात करते हैं, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये 3 मेथड से हमारे पास निकल सकता है। फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM। आपको आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा, फर्स्ट मेथड है इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM। सेकेंड मेथड है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड, दैट इज LCM मेथड। थर्ड वन इज वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, दैट इज WAM मेथड। आज हम इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस वाले मेथड की, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हम इस मेथड से हम अपना क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हमें सबको पता है डायरेक्शन की अगर हम बात करें, हमें सबको पता है नॉर्थ, हियर इज साउथ, हियर इज ईस्ट एंड हियर इज वेस्ट। तो दिस इज अवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ये तो हम जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, दिस इज अवर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसके ऊपर आते हैं। यहाँ देखिए आप, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा क्या बनेगा, ये वाला। यहाँ देखो ऐसे ये वाला, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाला कॉर्नर हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। यहाँ से इट मीन्स हमने जो सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है वो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं P1 को। देखो P1 की टोटल सप्लाई 20 यूनिट्स है। अगर हम W1 की बात करें, W1 की टोटल डिमांड जो है वो 21 है। अब W1 की जो डिमांड है वो 21 है, P1 की सप्लाई जो है वो 20 है। W1 को 21 यूनिट 21 यूनिट्स चाहिए और P1 जो है वो 20 यूनिट्स ही सप्लाई कर सकता है। तो क्या इसकी अब डिमांड अकेला P1 पूरी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास तो 20 यूनिट्स है, तो ये 20 यूनिट्स ही इसको सप्लाई करेगा। बात समझ आई? कहने का मतलब है, या फिर अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, इन दोनों में से हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो कम वाला होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो मेरे पास 10 चीजें हैं और तुम्हें 4 चाहिए, तो तुम्हें 4 ही लोगे ना, 10 थोड़ा ना मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर अपोजिट अगर हम बात करें, मेरे पास 4 चीजें हैं और तुम्हारे पास 10 चीजें हैं, ठीक है ना, तो मैं तुम्हारी डिमांड नहीं पूरी कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 4 चीजें हैं। इसी तरह ही प्लांट 1 जो है इसके पास 20 यूनिट्स अवेलेबल है, लेकिन डिमांड तो 21 है, तो ये सिर्फ 20 यूनिट्स ही जो है वो इसको दे पाएगा। अब बात करें तो ये P1 20 यूनिट्स इसको दे दिए डिमांड, लेकिन यहाँ पे इसकी 1 यूनिट अभी पेंडिंग है। और लेकिन अगर हम P1 की बात करें तो P1 की जो सप्लाई है वो खत्म हो गई। इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन आगे फर्दर सॉल्यूशन में ना हो। तो इट मीन्स P1 की जो टोटल सप्लाई है वो खत्म हो गई है, लेकिन W1 की डिमांड अभी 1 यूनिट अभी पेंडिंग है। हम आगे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी हमने कैसे करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप्लाई करके करना है। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर हम देखें तो ये वाला कॉर्नर हमारा बनता है। अब इस कॉर्नर की बात करें, इट मीन्स P2 और W1, ये कॉर्नर। W1 की यहाँ पे डिमांड बात करें तो 1 यूनिट है, लेकिन P2 की जो है वो सप्लाई 28 है। P2 के पास 28 यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन डिमांड तो 1 है। तो हमने कहा था दोनों में से जो कम होता है हम वो यहाँ लिखते हैं। कम क्या है? 1। इट मीन्स P2 जो है वो 1 यूनिट W1 को दे देगा। अब 1 यूनिट देते ही इसके पास अवेलेबल कितने रह जाएंगे? 27 यूनिट्स इसके पास अवेलेबल रह जाएंगे। ये अब इसकी सप्लाई जो है वो इतने यूनिट्स ही कर सकता है, लेकिन 1 यूनिट ये खत्म होते ही
W1 की डिमांड हमारी खत्म हो जाएगी। इसको भी हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया। इसकी बात करें नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, फिर हम चलते हैं, मूव करते हैं। ये वाला कॉर्नर हमारा बचता है। इस कॉर्नर में अगर हम देखें WT2 जो है उसकी जो डिमांड है वो 25 यूनिट्स है, P2 की जो सप्लाई है वो 27, दोनों में से कम क्या है 25 तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25 लिख देंगे। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि W2 की जो डिमांड है वो अकेले P2 नहीं पूरी करती। P2 के पास 27 यूनिट्स पड़े थे, W2 की जो है वो डिमांड 25 थी, तो 25 जो है वो P2 ने ही पूरी कर दी। ये खत्म डिमांड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास 2 यूनिट स्टिल अभी भी पड़े हैं, ये हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा क्या बनता है, ये बन। यहाँ पे P2 जो है वो सप्लाई 2 यूनिट्स कर सकता है, लेकिन W3 की डिमांड 17 है, तो 2 यूनिट्स जो है इन दोनों में से कम कौन सा है, ये वाला। 2 यूनिट्स जो है वो ये सप्लाई कर देगा और इसकी डिमांड जो है वो 17 रह जाएगी, और ये जो सप्लाई है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये फिर खत्म हो गई। अब यही रह गया, तो हम सीधा ही बात करें कि 70 यूनिट्स जो है वो P3 W3 को सप्लाई कर देगा। अब बात आगे करते हैं। ये तो हमने किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से कि कितना, कौन सा प्लांट कौन से वेयर हाउस को किस तरीके से एलोकेशन करेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। हमने क्या निकालना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालनी है, P1 ने W1 को सप्लाई किया था, देखो सबसे पहले तो 7 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने यहाँ कहा था, पर यूनिट कॉस्ट होती है। कितना सप्लाई किया, 20 यूनिट। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। जहां जहां एलोकेशन, जहां जो है वो एलोकेट हमने किए 7 इंटू 25 प्लस, और कहाँ हुई है 3 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 17। इसका अगर हम टोटल निकालें तो इसका टोटल हमारा निकलता है 462। इट मीन्स ₹462 जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, अगर हम ये वाला मेथड, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो बाकी के जो आगे फर्दर मेथड्स हैं, 2 मेथड्स पेंडिंग हैं, वो हम आगे अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।